अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वलाना। कल आपको पता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और तहरीक इंसाफ ने अपने दोनों उम्मीदवार कामयाब करवा लिया। अब स्पीकर के खिलाफ जो इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रही है कि तरीक़ाकार को सही तरह से जो है वो नहीं अप्लाई किया गया, सीरियल नंबर दिए गए जिसकी बुनियाद के ऊपर खुफिया जो सारी की सारी होनी थी वो खुफिया नहीं रही। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हमसे हुकूमत ली गई तो डॉलर 180 रुपये पर था, अब 250 रुपये पे हो गया। महंगाई 18% पर थी, आज 38% हो चुकी है। लाने वालों का कसूर है। सवाल तो ये बनता है कि इनको लाने वाले क्यों इस तरह लेकर आए। फिर फॉरेन फंडिंग केस कल आपको जिस तरह बताया, हमने तफसीलन बताया, फाइनेंशियल टाइम्स की सारी रिपोर्ट आपके सामने रखी कि किस तरह बाहर के मुल्कों से पैसे आते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो जो कंपनी है कोई, वो तो फॉरेन फंडिंग कर ही नहीं सकती, वो किसी भी सियासी जमात को, तहरीक इंसाफ को एक कंपनी जो बाहर बैठी हुई थी वो पैसे भेजती है एक अकाउंट के जरिए, एक दफ़ा जो कि आम बंदा है शफी, वो तहरीक इंसाफ को भेजता है और फिर दूसरी दफ़ा डायरेक्ट वो पैसे भेजती है। लेकिन आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस तरह बाहर से पैसे आते हैं, आते रहेंगे और तहरीक इंसाफ को पहले भी भेजते रहे हैं और अब भी भेजते रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इस हुकूमत को पता नहीं क्या मसला है। और फिर पंजाब तो तहरीक इंसाफ का हो गया, अब अगला हदफ क्या है? जो मौजूदा हुकूमत विफाक के अंदर है वो क्या करेगी, और पंजाब और KPK के अंदर हुकूमत क्या होगी? क्या लाहे अमल तैयार होगा? नेशनल कंसेंसस की बात की जा रही थी, क्या वो होगा या यूं ही मुल्क जो है सियासी बहरान का शिकार रहेगा? सेनेटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आफ्ताब जहांगीर तहरीक इंसाफ से और ज़मीर हैदर साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, होर की चाहिए तुहानू? सर जो कुछ दे सकते हो दे दो। अच्छा वक्ताज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए जी, ये मतलब हमें तो वो चाहिए कि जिससे ये मुल्क बेहतर हो, जिसके जिसके अंदर इस्तकामत हो, जिसके अंदर जमहूरियत पार्टियां जो वो मजबूत हों, माशी तौर पे ये मुल्क स्ट्रांग हो। तो यही एक हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। वो पाकिस्तान को इस तरह सिजकता बिलकता नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहता है। और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जो हमें मिला और वो आने वाली हमारी नस्लों को ना मिले। हमें बार बार जो है IMF के पास जाना पड़े, फिर बार बार दूसरे दोस्तों के पास जाना पड़े, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने पाँव पे खुद मजबूती से खड़े हों और हम देने वाले बन जाएं लेने वालों के बजाय। तो ये ख्वाहिश है, ये हो सकता है अच्छी है या बुरी, ये तो आपको साढ़े बताओ। 3 सालों में ऐसा माहौल बना दिया था कि हम देने वाले जी हो। हाँ, हम माशाल्लाह, तो फरवरी में भी बिल्कुल। लेने वाले थे और लेने वाले भी सही तरह नहीं बन पाए कि IMF के साथ अच्छा, आपने डील नहीं की। आज मुल्क इस नहज पे खड़ा है। वकास भाई, हम देने वाले थे, हमने एहसास प्रोग्राम दिया, हमने कामयाब नौजवान प्रोग्राम दिया, अच्छा। हमने लंगर खाने बनाए, हमने लोगों को स्कॉलरशिप्स दी, नौजवानों को रोजगार पे खड़ा किया, हमने हेल्थ कार्ड दिया। ये सब देने वाली चीजें थी ना, इस हुकूमत ने दी है। ऐसा तो नहीं कि नहीं दी, दी है आपके सामने। आप तो साफी लोगों, आप किससे कोई चीज छुपी नहीं रहती। जब लोग लंगर खाने में बैठे वो कहते थे कि जब खान साहब का दौर था तो हमें बेहतरीन अच्छा खाना भी मिलता था, सफाई भी मिलती थी, सब कुछ होता था। अब तो खाना भी सही नहीं मिलता है, क्योंकि वो खाना जो है वो लोगों के लिए था, खुद नहीं था। हमारा कायद जो था, और हम खुद भी कभी कभी जाके लंगर खानों में खाना खाते थे ताकि उनको एहसास हो कि यार ये जो खाना हमें खिलाया जा रहा है ये इस काबिल है कि इसे खुद भी खाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ था। लेकिन ये कि बहरहाल जो लेकर आए हैं आज वही जा रहे हैं मांगने के लिए, तो फर्क ही है। जी राना साहब, वो तो देने वाली पोजीशन में आ गए थे। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, अवाम को खुशहाल करने वाली पोजीशन में आ गए थे। आपने आके सब कुछ छीन लिया। राना साहब जी, आफ्ताब साहब को सलाम पेश करता हूँ जी। बात तो इनकी वाकई सही है, क्योंकि ये जो फूड बास्केट थी पाकिस्तान, वो भी इन्होंने दी। और फिर जो गंदम एक्सपोर्ट करनी थी वो इंपोर्ट होनी शुरू हो गई। जो बम्पर क्रॉप्स थी वो कहाँ चली गई। चीनी जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो इंपोर्ट होना शुरू हो गई। तो इसलिए ये मेरे दोस्तों की देन है ना। आप उठे तो जाके मुआहदा कर लिया उनके साथ, साइन कर दिए, साइन करने के बाद फिर उसको निभाया नहीं, और उसके आप देख रहे हैं क्या रेपरकशन हैं और क्या सूरत हाल है। और फिर जो डिवाइड एक पैदा कर दी गई है दुश्मनाम तराशी से, नफरत के इजहार से,
वो भी तो हमारे दोस्तों ने दिया है ना। ये सारे का सारा एक तरह का डिसऑर्डर जो पैदा किया गया है। बहरहाल, अगर अभी बात आपने अपने इंट्रो में की थी फॉरेन फंडिंग की, अब ये इल्जाम दूसरों पर अगर राणा साहब अगर मैं आता हूँ उसके ऊपर डिटेल में आप बात कीजिएगा। आपने जो देने वाली बात जी सर, मेरी सुन ले, मैं आपको करता हूँ, आपको वो कुछ दिया जिनको आप दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं। अगर एटॉमिक कैपेबिलिटी ना होती तो और आपकी डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी ना होती तो हिंदुस्तान आपको रहने देता? ठीक, आप अगर जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो इसी वजह से ले रहे हैं ना। तो अब आप ये भी देखें कि हमेशा के लिए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन लिया गया, आपके ऊपर मार्शल लॉ के दरवाजे बंद हो गए। ठीक है, जैसे आप अभी ये कह रहे थे कि फलां लेके आए हैं, फलां लेके आए हैं, वरना अभी तक आप मार्शल लॉ की छतरी के नीचे बैठे होते और फिर पता नहीं क्या होता। इसलिए ये हमें अपने जो मोशन है उनको नहीं भूलना चाहिए। और आप देखें मोटरवे जो आप चढ़ते हैं यहाँ से इस्लामाबाद से, तो जाते हैं खराटे भरते क्या फराटे भरते सक्कर तक, तो अब दिया है आपने, सक्कर से आगे कमरे टूट जाती हैं लोग की हैदराबाद जाते हुए। तो बाबा एक ईंट तो लगा लेते मोटरवे की जो सक्कर से आगे। तो बहरहाल जो अपनी अपनी तारीफ और अपने अपनी प्रोजेक्शन तो ठीक है, वो होती रहे, लेकिन सब्सटेंटिव जो रियलिटी है अपनी जगह पे हैं। राणा साहब अगर ये जो सारी आपने बातें की हैं मैं इसको कूजे में बंद करूं तो आप लोगों ने दी एटॉमिक पावर, आप लोगों ने दिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों ने दिया मिसाक जमहूरियत, सियासी इस्तेहकाम, और आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने दिया गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, LNG स्कैंडल, गैस बहरान, बिजली बहरान और सियासी बहरान। जी आफ्ताब साहब। अच्छा वकास, पहली बात तो ये कि अगर हमने चीनी स्कैंडल दिया तो जिनका नाम लेते थे कि जी जहांगीर तरीन ATM है, जहांगीर तरीन चीनी चोर है, अलीम खान चीनी चोर है, जरदारी चीनी चोर है, ये सब फैक्ट्रियां, फ्लावर मिल्स, शुगर मिले, ये सब इन्हीं लोगों की है ना, किसी और शरीफों की है। तो वो उन्हीं ने लूटा, उन्होंने किया, और आज वो एक साथ है, इकट्ठे हैं सारे, सब एक ही बास्केट के अंदर आ गए हैं। राणा साहब, अब वो जहांगीर तरीन हमारे तो चीनी का बहुत बड़ा वो था, और जब ये थे तो अब वो आपके सबसे पसंदीदा लोग हैं, वो आप उनके साथ सुबह दोपहर मिलते हैं। आपने उनसे ये नहीं कहा कि यार पहले हिसाब तो दो, चीनी का हिसाब तो दो, जो लोगों को जो हमारे पास हिसाब तो आपने लेना था ना आफ्ताब साहब, आपके पास आ गए ना, आप हिसाब लेते कहते कि जी हमारे करते रहे। नहीं ये बात नहीं है। आपके पास आ रहे थे या आप उनके पास जा रहे थे, आप कहते नहीं ऐसे नहीं आएंगे, ना आप आएंगे ना हम जाएंगे आपके पास, आप पहले हिसाब दो कौम को, समझे ना। आपने जब राणा साहब एक सेकंड, लोग गवर्नमेंट तो आपकी थी ना, आपने क्या एक्शन लिया? जी गवर्नमेंट आपकी थी, आपने एक्शन लेना था ना। जी आफ्ताब साहब बताएं क्या एक्शन लिया, बता दें आज। वो किया तो सारे शुगर मिल वालों ने इकट्ठा एक ही वकील किया था, जिसमें शरीफ बिरादरी भी शामिल थी, जिसमें जरदारी भी थे, जिसमें तहरीन भी थे, उसमें जो इस वक्त पंजाब का CM है ना, उनकी भी फैक्ट्रीज थी, उनका नाम नहीं लेते आप लोग। चौधरी साहब जिनकी फ्लोर मिले, जिनकी शुगर मिले, सबके पास है, आप उनसे बैठ के हिसाब लेते रहो, करो, अभी ले आओ कुछ ना कुछ उनसे बेनिफिट ले लो। तो ऐसा नहीं है मकबूल साहब, ये आप खुद माने अपनी कमजोरियों को, क्योंकि जब आप अपने हाथ से चीजें दूसरे के हवाले करते हैं तो फिर कमजोर होती है रियासत। आप कहते हो कि जी आप एटॉमिक पावर बनाए, तो वो भुट्टो साहब कहते हैं मैंने बनाया, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने बनाया। नहीं उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने कंप्लीट किसने किया, डेटोनेशन किसने दी, क्लिंटन को किसने रिजेक्ट किया, ये क्या बात हुई आफ्ताब साहब? लोग सारे जमाने को पता है से नो $5 मिलियन रिजेक्ट किया, यानी 1999 में 1998 में सॉरी से नो टू अमेरिका हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट हुआ था, ऐसे क्या बातें कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट हुआ था आफ्ताब जहांगीर साहब। राणा साहब सुनते ले, जापान जब हारा सेकेंड वर्ल्ड वार तो जापान ने क्या किया, जापान ने क्या एटॉमिक बम बनाने चला गया। पहला खुदकुश हमला जो था दुनिया के अंदर वो शुरू किसने किया, जापानियों ने। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा नहीं हम ताकत से हम इस तरह नहीं जीत सकते, हमें इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहिए। वो हमसे छोटा था आबादी के लिहाज से, लेकिन उसने अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत किया। उसने क्या किया, उसने जो ओवरसीज उनके जापानीज थे उनसे अपील की, कहा कि आप हमें रेमिटेंस भेजो, आप हमारे पास, आप हमारी मदद करो। मतलब अभी जापानीज मॉडल चल रहा है, आजकल जापानीज मॉडल चल रहा है। आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं हम, ये नहीं पता कि
एक मिनट राणा साहब, एक मिनट राणा साहब, हिंदुस्तान नहीं है। राणा साहब एक सेकंड सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर प्लीज, वो फिर आवाज नहीं ना समझ आती दोनों की। जी आफ्ताब साहब। उसने बहुत सारे टॉपिक भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन पहले उसने अपने आप को मजबूत किया, उसने अपने पाँव को मजबूत किया, उसने अपने ओवरसीज पाके जैपनीजों को इज्जत दी। हमने क्या किया? ओवरसीज हमें रेमिटेंस भेजते हैं, हम उन्हें गालियां देते हैं, हम उनसे वोट का हक छीनते हैं, हम उनसे पार्लियामेंट में अंदर आने का हक छीनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको यह खतरा है कि वो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पीटीआई के सपोर्टर हो। हालांकि आपके सपोर्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी वहां एहतजाज करते हो, आपके चाहने वाले भी वहां मौजूद है, तो आप उनको हक तो दो। अच्छा मुझे आफ्ताब साहब एक बात बताएं, ये दुनिया के मॉडल्स जो हैं ये पाकिस्तान में कब इंप्लीमेंट होना बंद होंगे? श्रीलंका का मुझे याद है कि आज से 6 माह पहले के 6 माह से भी कम इमरान खान ने तारीफ कर दी थी और बताया था कि श्रीलंका का जो सदर है वो उसने मुझे बताया कि किस तरह काबू पाना है चीज़ों के ऊपर, पा लिया उन्होंने खुद काबू, और आज आप चुप हैं। तो ये दुनिया की एग्जांपल्स देना छोड़ दें, ईरान की, कभी कभी चाइना की एग्जांपल, कभी वेस्ट की एग्जांपल, कभी कभी कंजर्वेटिव और कभी लिबरल, आप दोनों की मिलकर एग्जांपल करके खिचड़ी बना रहे हैं। दुनिया के अंदर जो है वो फंड रेजिंग जो होती है वो होती है, सियासी पार्टियां भी करती हैं, सब कुछ करती है, वो लीगल है। लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई फंड रेजिंग, मैं आपसे पूछता हूँ राणा साहब, आप जब इलेक्शन लड़ते हो तो इतने बड़े बड़े झंडे कहां से लेकर आते हो? ये मौलाना फजलुर रहमान के झंडे देखे, एक झंडे की कीमत पता किया कितनी है? वो लाखों झंडे लगाते, कहां से पैसे आते हैं? वो तो मदरसे के। अब तब सब फॉरेन फंडिंग का जो कानून है ना उसमें ये है, मैं आपको समझा देता हूं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे। जो पीपीओ ऑर्डर 2002 है उसके अंदर है कि आर्टिकल 3(4)(f) आप जाके पढ़ भी लीजिएगा, जिसमें कोई कंपनी जो है वो फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकती, इंडिविजुअल कर सकता है। आपके कानून के आपके फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बाहर की कंपनियां करती रही हैं, और आप फाइनेंशियल टाइम्स उस सारे को एक्सपोज कर रही है, और आप लोगों ने 8 साल सादिक और अमीन का ढंढोरा पीटते हुए बताया नहीं कि किसने आपको भेजे पैसे। काम नहीं किया। आपको अगर ऐड ना मिले आपका चैनल चल सकता है? आपको ऐड ना मिले आपका चैनल चल सकता है? ओ भाई कानूनी तौर पर मिले ना मुझे, मैं बताऊं, मैं इंडियन लोगों से, मेरी बात सुने, मैं इंडियन लोगों से पैसा लेता रहूं, मैं इसराइली के लोगों से पैसा लेता रहूं, 40,000 डॉक्यूमेंट्स पेश किए। ये 400 डॉक्यूमेंट्स तो पेश करके दिखा दे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, इनसे पूछो तो सही ये पैसा आया कहां से इनके पास है? ये इनसे पूछते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। राणा साहब वैसे एक चीज तो है, आप अपना भी हिसाब दे दें, देखें ना, सादिक और अमीन जो बंदा खुद किसी को डिक्लेयर करवाने के लिए कोशिश करता है, उसके अपने ही कपड़ों के ऊपर छींटे हों, तो वो किस तरह जाके पाक दामनी का वो मुतालबा कर रहा है कि जी इसके खिलाफ फैसला दे दें। आपको एटलीस्ट अपना बयानिया पहले बनाना चाहिए, अपना खुद बता देना चाहिए और तहरीक इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए। आप अपने के ऊपर बात नहीं करते। और दूसरा, गंदम स्कैंडल वाले, चीनी स्कैंडल वाले सारे आपके साथ मिलकर कोशिश कर रहे थे तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जी हाँ जी, हमारे साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन बीज तो इन्हीं का बोया हुआ है। हर बार वो एक अलग बात है। अभी आपने बात की ना अपना दामन का, देखें ये जो आपने अभी फॉरेन फंडिंग की बात की है, ये फॉरेन फंडिंग का केस इनके खिलाफ नून लीग ने नहीं बनाया, इनके अपने आदमी ने बनाया है। फंडिंग नहीं है और उसी और मेरी बात मैं कहता चलो जो भी फंडिंग है मैं आपको अर्ज करता हूँ, मुझे ममनुआ फंडिंग सर, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। अब यही केस किया उसने अपने ने अकबर बाबर साहब ने, रात को मेरे साथ मौजूद थे। अकबर बाबर जी मैं अर्ज कर लूँ, मैं मुकम्मल कर लेता हूँ बड़ी जल्दी से। अब वो शुरू हुआ, स्टेट बैंक ने अपने रिकॉर्ड दिया, अपनी एविडेंस दी, सिक्योरिटी कमेटी ने उसको एग्जामिन किया, अपने कंक्लूजन निकाले, गवाह पेश हुए, रिकॉर्ड पेश हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरीज आई हैं वो सबके सामने हैं। अब फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। फैसला जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इनके फेवर में आता है या इनके मुखालिफ आता है। अगर ये समझते हैं कि फैसला ठीक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है, वहाँ जाके कर दें। इसमें झगड़े वाली बात तो ऐसी है कोई नहीं है। अलबत्ता ये जरूर इतराज सर, अगर अकबर एस बाबर साहब ने किया, मुझे बताएं, अकबर एस बाबर साहब ने कर दिया है तो वो जाने और पीटीआई जाने, आप लोगों को किस चीज के पेट में दर्द हो रहे हैं? इन्होंने आपके खिलाफ नहीं, पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जब आप इतनी गालियां किसी को देंगे
जब आप झूठे केस बनाएंगे सबके ऊपर, आप मुझे बताएं, सनाउल्लाह का केस अच्छा है, ठीक है, आप समझते हैं ठीक है, खाकाना बाजी का ठीक है, एहसान इकबाल का ठीक है, और खुदा के लिए आपने तो लोगों की बेटियों को पकड़ के अंदर बांध लोगों के घरों के मामला जलसों में कौन डिस्कस करता था, ये सिखाया आप लोगों ने। अच्छा, ये नहीं आपकी बदतमीजी के टीचर हैं ये लोग? जी राणा साहब, बिल्कुल हमारे तो वो तो हैरान हो, ये तो वाइस चांसलर है, टीचर नहीं है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये मुझे बताएं कि 8 सालों के अंदर अकबर बाबर साहब अकेले लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आप लोगों के साथ थ्रेट लेते रहे, आप लोग अदालत, यार सवाल सुन लिया इलेक्शन कमीशन को फैसला दे। हम ये हमारा कहना ये है कि हमारा भी दे और बाकी इनका भी दे, जो 4-4 साल से आप लगे हुए, और कोर्ट ने भी कहा कि सबके फैसले होने चाहिए, तो इनका भी दे, हमें भी एक ही दफा कर दे जो कुछ करना है। हमें कोई एतराज नहीं है भाई। अच्छा, कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे ना, कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे ना। तो मुझे बताएं आगे आप चाहते क्या हैं? क्या सेटअप हो? आपको पंजाब मिल गया, केपीके मिल गया, दोनों समियां तोड़ दें? हम ये चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अवाम को मैंडेट देना चाहिए, अवाम जिसको मैंडेट दे उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, वो अपने 5 साल पूरे करे। अगर 5 साल आपको ज्यादा लगते हैं, कानून साजी करके 4 साल कर लें, 4 साल के बाद अवाम की अदालत में जाए, अगर कारकर्दगी दिखाई होगी किसी ने तो वो दोबारा अवाम उनको मुंतखब करेगी, नहीं दिखाई होगी तो किसी और को मुंतखब करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी हमें करेगी, कभी पीपल्स पार्टी को, कभी नून लीग को, कभी मौलाना फजलुर रहमान को, कभी जमात इस्लामी को, कभी एमक्यूएम को, कभी एएनपी को, कभी चकजई साहब को। अच्छा, जिसको मर्जी मुंतखब, ये अवाम का फैसला है। जी राणा साहब, ये अवाम का फैसला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, मुल्क को बहरानों से निकाल दें। 180 पे डॉलर था, 250 पे कर दिया। आप लोगों की जिद ने, आप लोगों की अना ने, आप लोगों ने जो इनके बकौल इंपोर्टेड हुकूमत आप लेकर आए हैं, और फिर महंगाई को 38% पर ले गए। कुछ पाकिस्तानियों का ख्याल कर ले, सियासी बहरान को ख़त्म कर दें, कमान आपके हाथ में, ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए, ब्रेक लगा दें। मौलाना साहब, बात यह है कि ये मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। इशू है टाइमिंग का। कोई, खुदा के लिए, आफ्ताब साहब से पहले मैंने कहा था कि कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिसमें आप मेज़ पे बैठ जाएं, गुफ्तगू करें, उसका टाइम बना लें, उसकी मोडेलिटीज़ बना लें, उसका कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, ताकि आपको आसानी रहे और इलेक्शन टाइम पे हो जाए। लेकिन बात यह है कि दूरियां इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि कोई ये बैठने के लिए तैयार ही नहीं, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब इतने जज्बात में हैं, अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर रहे हैं जो जिम्मेवार हों, दूसरी तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर हों, यानी जंगों के फैसले जो है वो पार्ले की टेबल पे होते हैं, ये फैसले उनका तो एक ही सीधा साधा मुतालबा, इलेक्शन करवा दें, इस पर आ सकते हैं। देखो मुतालबा, हाँ, इस पर क्यों नहीं आ सकते? बात तो करें, बैठो तो सही। अगर आप बात नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे तो मामला क्या कैसे होगा? इशू ये है। और मैं तो ये समझता हूँ कि स्टेक होल्डर को सबको बैठना चाहिए, ये कौम का मामला है, इसको तय कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तो यहूदियों के साथ बैठ जाऊंगा, काफिरों के साथ बैठ जाऊंगा, इनको साथ नहीं बैठूंगा। ये कोई है बात करने वाली? तालिबान दहशतगर्दों का बोला था, दहशतगर्दों जो भी टीटीपी जो है, जो पुराने जिन्होंने मारा था, तो ये कोई बात नहीं, ये मुहावरा ही वैसे दुरुस्त नहीं है, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज ही नहीं है, ये लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्समैन है ही नहीं है, ये और कोई ज़बान है। इसलिए इतनी नफरत न पैदा करें जिसका सद्देबाब न किया जा सके। आफ्ताब साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का जो फैसला है, दहशतगर्दों के साथ बैठ सकता हूं, इन लोगों के साथ, डाकुओं के साथ नहीं बैठना, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज तो वाकई नहीं है आफ्ताब साहब। वक्ताज भाई, देखिए बात ये है कि अगर आपको ये पता हो कि इसने आपके घर को लूटा, ये डाकू है, ये चोर है, और अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं चोर के साथ नहीं बैठ सकता, मैं डाकू के साथ नहीं बैठ सकता, तो इसमें कोई क्या है, कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी राय है। हमने ये कहा इनसे कि भाई आप अब तो कम से कम 7 किलोमीटर गोला शरीफ से लेकर बाराकू तक की हुकूमत है, तो उसमें अब ये डेट अनाउंस कर दे कि जी हमने अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है, हमने नवंबर में कराना है, क्योंकि अक्टूबर तो वैसे ही बन जाती थी कि 6-7 महीने का। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि जी हम जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा जी हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, 7 महीने के बाद करा सकते हैं। तो अब 7 महीने के बाद इलेक्शन की डेट दे दे, अब मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर बन जाती होगी डेट,
वो दे दे, हम बैठ जाएंगे साथ। हमने कहा कि आप बैठ जाते हैं, फिर उसके साथ जो है जो भी चीजें तय करनी है कर लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी आप कहे कि जी आप हमारे साथ बैठ जाओ और हमें हुकूमत करने दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत आई, जिस अंदाज से हुकूमत आई, इसको ना हमने कबूल किया है ना आवाम ने कबूल किया है। ये आपके सामने है। वक़्त भी जज्बात हम अपने, हो सकता है आपकी जो वो है फीलिंग्स कुछ और हो सकती है, आपकी हमदर्दियां किसी और के साथ हो सकती हैं, मेरी नहीं है सर, लेकिन आप मेरी नहीं है की सर, वकास भाई मेरी लोगों पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान का बहरान से फैसला निकलें। जी, ज़मीर हैदर साहब भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आफ्ताब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो आर्मी चीफ के ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि पहले आर्मी चीफ को इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, अमेरिका को कॉल करके या प्रेशर के लिए नहीं कहना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि 3.5 सालों में आप लोगों के साथ क्या करते रहे। ज़मीर हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। सर, पंजाब की सियासत आप देख लें, अब विफाक जो है वो उसको कितनी देर तक रहना चाहिए सर? ज़मीर हैदर साहब। देखिए, ट्रेडिशनली पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब होता है उसी के पास वफाक होता है, और अगर जो उसके पास वफाक नहीं, पंजाब नहीं है, तो वो एक कमजोर वफाक की हुकूमत कंसिडर की जाती है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने 2 दफा बोला हुआ है कि मुझे वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जब कि पंजाब उनके साथ नहीं था या पंजाब में हुकूमत उनके साथ नहीं थी। तो ये तो एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 12.5 करोड़ की आवाम है उस सूबे की, और उसकी एक सबसे बड़ी आवाज है। तो यकीनन वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं आगे चलने के लिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब जो सूरत हाल है, मॉरली कोई जवाब रहता नहीं है वफाक की हुकूमत इनको अपने पास रखने का। क्योंकि अगर PMLN को देखा जाए, जो कि जिसको कहा जाता है कि इस वक्त नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी, इसीलिए मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम भी हैं, लेकिन अब वो महदूद रह गए हैं। जिस तरह अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी बोला कि वो अब 24-25 किलोमीटर के सिर्फ वजीर आजम रह गए हैं। तो अब ये उनको देखना पड़ेगा कि वो आइंदा का लाहे अमल क्या करते हैं, इंतखाबात का ऐलान करते हैं, क्योंकि अब इंतखाबात में भी जाना उनके लिए सब बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब जरदारी साहब इस बात पे बज़द हैं कि वो सिंध असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि जो कौमी असम्बली हैं या तमाम असम्बलियां जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत यानी कि 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करें। तो ये एक सवाल तो है, लेकिन मुश्किलात बढ़ रही हैं वफाकी हुकूमत के लिए, आए रोज मुश्किलात बढ़ रही हैं। मईशत में जो 100 दिन की इनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। सियासत में ये फेल हो गए, मईशत को बहाल करने में, मईशत को अपने ट्रैक पर लाने में ये फेल हो गए, और महंगाई जो है वो उसी तरह बढ़ रही है। डॉलर जो है वो इनके काबू नहीं आ रहा। हद ये है कि IMF से जो रिलीफ पैकेज लेना है इन्होंने, उसके लिए भी अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो अमरीकी हुकाम से बात करनी पड़ रही है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और IMF को कहा जाए। लेकिन अब देखना यह है कि ये कितनी जल्दी हो सकेगा, क्योंकि IMF की बोर्ड मीटिंग जो है वो 24 अगस्त को, जो मेरी इतलात हैं कि वो शेड्यूल हुई है, और उसके बाद भी कुछ वेवर्स मांगेगी हुकूमत कि जी हम ये चीजें नहीं कर सके या ये चीजें हमने कर दी हैं। तो उसके ऊपर फिर उनके IMF का बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी वो इस रिलीफ जो ट्रांच जो है 1.2 अरब डॉलर की वो रिलीज कर सकता है। तो उसमें भी हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा। तो ये बात चली जाएगी सितंबर में। तो एक पूरा क्वार्टर जो है वो खत्म हो जाएगा 30 सितंबर को, जुलाई अगस्त सितंबर बजट के बाद। और उसमें अगर इनकी कारकर्दगी ये रही, और महंगाई जिस तरह भी कहा जा रहा है कि अब मजबूरी है हुकूमत की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इनको बढ़ाना पड़ेंगी, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हर महीने 10 रुपए इनको बढ़ाना है, 50 रुपए तक लेके जाना है उसको। तो ये एक चैलेंजेस तो उनके पास सर पे बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि वो इन चैलेंजेस से कैसे निकलते हैं। अब ये एक रोना शुरू हो गए हैं कि जी हमने रियासत की खातिर जो है अपनी सियासत को दाव पे लगाया, रियासत पहले, पाकिस्तान पहले। लेकिन भाई 100-125 दिन होने को हैं, आपकी कारकर्दगी क्या रही, उसमें आपने क्या किया, कितनी बेहतरी ला सकें चीजों को। सियासत में आप पीछे रह गए, पंजाब आपके हाथ से निकल गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सवालात हैं जो कि अब वफाकी हुकूमत को सोचना और गौर करना पड़ेगा।
और इनके ऊपर आने वाले दिनों में मुश्किलात और बढ़ती जाएंगी। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, आपने कहा मॉरली इनके पास कोई जवाब नहीं बनता कि ये पंजाब की हुकूमत जाने के बाद अपनी वफाक की हुकूमत रखें, इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। और फिर अगर ये 25 किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो अगर पंजाब डाल के अगर 1000-2000 किलोमीटर के वज़ीर आज़म होंगे 7,96,096 मरबा किलोमीटर में, तो तब जवाब बनता है। यानी पूरा पाकिस्तान आपके साथ ना हो, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर GB ना हो, पंजाब हो तो ठीक है, जायज़ा पंजाब गया तो आपके पास अखलाकी जवाब और टेक्निकली जवाब नहीं बनता। देखिए, सिर्फ फिर पंजाब नहीं, टेक्निकली वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो सिंध भी पंजाब के साथ होता है, तो फिर वहां से थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है। जो मैं कहता हूं कि मॉरली अब इनके पास फेस सेविंग नहीं है, क्योंकि इनका क्लेम ये था कि हमारे पास पंजाब है, हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और सिंध हमारे पास है, क्योंकि सिंध जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सिंध करता है, तो इस वजह से उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड था। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ सिंध, जो कि जरदारी साहब जो हैं वो अपने मुताबिक उसको चलाएंगे, वो इनके मुताबिक नहीं चलाएंगे, और उनको अब अपनी सियासत बचानी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अब इनके पास उस तरह का मॉरल ग्राउंड, या आप अगर मॉरल नहीं तो वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है कि जिसके तहत ये अब वफाकी हुकूमत में बैठे रहें। तो ये एक जो है वो, और दूसरा जो अब परेशानी है, अब इल्जामात जो हैं दोबारा आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लगाना शुरू कर दें कि जी पार्शियल या सॉफ्ट इंटरफेरेंस, जिसको नरम मुदाखलत कह रहे हैं, कि जी वो शुरू हो गई है। पहले जो कुछ हुआ आज से कोई तीन महीने पहले, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आया, तो ऑल वाज गुड फॉर देम, और अब जो है वो अदलिया भी सवालिया निशान बन गई है इनके लिए। और फिर दोबारा आपने जो है एक इदारे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, और इस हद तक कहना शुरू कर दिया है जिसको आप कह सकते हैं कि म्यूटिनी भी डिक्लेयर की जा सकती है, कि जनाब एक अटक पार से एक जो है वो मुदाखलत की जा रही है उसमें। तो आप इस तरह इस सिंगल आउट नहीं कर सकते उस इदारे में जहां पे एक चेन ऑफ कमांड होती है, कोड होता है जिसको सब ऑनर करते हैं। तो ये वो सवालात हैं जो जिनको इनको जवाब देना पड़ेगा, और अभी तक तो सूरत हाल इनके कोई हाथ में नहीं रही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्या नवंबर से पहले ये हुकूमत कुछ भी हो जाए, आपको लगता है कि ये छोड़ेंगे? ये आपने जवाब देना है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, उनका मैंडेट नहीं है। कल भी ये बात डिस्कस हो रही थी, वो कह रहे हैं नून लीग वाले कि पूरे पाकिस्तान का जवाब बनता है कि जिसका भी असर सुख हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना इनपुट करे। तो आर्मी चीफ ने 3.5 सालों में जो सपोर्ट पिछली हुकूमत को की तो तब ठीक था, अब सपोर्ट करें तो तब गलत है, अब गलत है। देखिए वकास भाई, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम खुद ही तो डिनाई करते थे, हम खुद ही तो ये सारी बातें करते थे कि जी सिलेक्टेड है, इनको सिलेक्टर लेकर आए, हम करते थे ये बातें। 3.5 साल तक आपने सुनी। जब इनको लेकर आए तो वो सही थे, जब हमारे बकौल इनके है कि इनको लेकर आए तो हम गलत हो गए। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब हमारा कहना ये है, और होना भी यही चाहिए, कि जिसका जो डोमेन है वो वहीं पे रहे और उसमें रहते हुए काम करे। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं अपना असर रसूख इस्तेमाल करना है तो वो करे, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करे, लेकिन इस तरह ना करे कि आवाम तक उसका पैगाम जाए, ताकि आवाम को ये पता देखिए, अभी शुरू नहीं करते तो आवाम को पहले पता चल जाता है। आवाम ये समझेगी कि हमारे वोट की कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई राय की अहमियत नहीं है जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो हम वोट अगेंस्ट भी डालेंगे, तो वो अपनी मर्जी के लोग लाएंगे। अगर किसी ने कहीं हेल्प भी करनी है, पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान में सब रहते हैं जो भी इदारे, लेकिन अगर कोई खामोशी से हेल्प कर सकता है तो करे, लेकिन सियासी लोगों को उनको आगे रखे, उनका कद बढ़ाए, उन्हें जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 3.5 सालों में जमहूरियत मजबूत हुई कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई? अच्छा, मेरी बात सुन ले पूरी। अब पहले ये हुकूमत ये कहती थी, जो अभी की मौजूदा हुकूमत है, कि जी ये सिलेक्टेड है, इन्हें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। अच्छा बात है भाई। अब क्या करती है, वो कहती है एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ है, अब जुडिशरी हमारे साथ नहीं है, समझे ना। अब उसने जुडिशरी के पीछे पड़ गए। अच्छा, हमारा ये कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन का क्या काम है ये हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें करने का?
है, हम उसको वो कर रहे हैं टारगेट। इसलिए अगर हर आदमी अपनी अपनी जगह पर रहकर पाकिस्तान को आगे रखते हुए काम करेगा, पाकिस्तान को मजबूत करेगा, तो फिर सब उसको सुनहरी हरफों से लिखा भी जाएगा कि भाई वो आया था, उसने बहुत अच्छा काम किया। जमीर हैदर साहब, इस पॉइंट के ऊपर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, और 7 नवंबर से पहले क्यों ये हुकूमत छोड़े, इतनी तगोदो के बाद हुकूमत ली है? अगर तो ये आईनी मुद्दत पूरा करना चाहते हैं तो फिर तो 2023 की, अगस्त 2023 की के बाद की बात होती है। लेकिन अगर अब ये जो जिस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो अब ज्यादा तासुर यही है कि जनाब आप अनाउंस कर दें और अगस्त में या अगस्त में अनाउंस कर दें केयर टेकर सेटअप का, और विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मसला ये है कि ये समझते हैं कि चीजें इनकी तरफ एडवांटेज में आ जाएंगी अगर नवंबर गुजर जाएगा, तो ये किसी की भी खाम ख्याली है। और क्योंकि अब फैसला तो अवाम ने करना है, चाहे जो भी फैसला कर ले, जो भी डिसीजंस ले लें, नवंबर तक आप डिसीजंस ले लें, अगले साल मार्च में इंतखाबात करवा दें, तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, अगर ऐसा ही रहा, तो फिर तो सब कुछ तो उनके हाथ में होगा। वो बहुत सारी चीजें अंडू कर देंगे। ये नैब के हवाले से जो मामला किए हैं, जो FIA के हवाले से इन्होंने अपने केसेस बंद किए हैं, तो वो अगर ऑल टाइम पावरफुल बनकर वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब उस वक्त 2023 में किसी भी वक्त, तो उसका भी इनको कोई एडवांटेज तो फिर नहीं होगा, इनको तो फिर अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। तो बेहतर यही है कि जो नुकसान जो अगले साल इनको होना है वो उससे पहले हो जाए, क्योंकि अब फैसला अवाम ने करना है। अब 24 किलोमीटर की हुकूमत ने बैठकर फैसला नहीं करना है कि आइंदा हमने कैसे चलना है, हम मामलात को किस तरह चलाएंगे, ये अब अवाम ने डिसाइड करना है। और हमने देख लिया है कि बावजूद सर और मजे की बात यह है कि वो 24 किलोमीटर वाली हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, और ये बाकी सूबों वाली हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठी हुई है, और फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं। सर देखिए, पार्लियामेंट ने करने, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि वो बेशक कर लें, बड़े बड़े फैसले कर लें, सब सारे फैसले कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जब अवाम के पास जाना है और वो सब सारा जो कुछ किया धरा है वो इनका रहे वैसे ही, और जब अवाम के पास जाएं तो अवाम आपको बिल्कुल एंटरटेन ना करे, और फिर वहां से आपको एहसास हो कि जी हमारी तो पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और ये कुछ भी नहीं कर, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? उसका तो अल्टीमेटली नुकसान है। तो सूनर द बेटर कि अगर आपने कुछ भी जो फेस करना है वो अभी आप कर लें, के जाए कि आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लें, पार्लियामेंट आपके पास है। अभी जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जनाब अदलिया के इख्तियारात को लिमिट करने के लिए कानून साजी की जाए, आईनी तरामीम की जाए और भरपूर तरीके से आगे आया जाए, तो कर लें, सब कुछ बेशक कर लें, इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब नेक्स्ट हुकूमत जो भी आती है, अगर वो ऑल टाइम पावरफुल आती है तो वो सब कुछ बड़ी आसानी से ही अंडू कर सकती है। तो फिर उस सूरत हाल में इनको सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस वक्त इनके पास इनको कोई फायदा मिल रहा है? क्या इंतखाबात जो आइंदा के आम इंतखाबात होंगे, क्या उसके बाद उनको कोई फायदा मिलेगा? ये वो सवालात हैं। और अगर जिस तरह हमने देखा है कि 17 जुलाई को जो जिस तरह का रिएक्शन आया है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद जो चौधरी परवेज इलाही बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं भी नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट थे। वो जब जीते हैं तो पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और वहां पे बड़े जो है वो जश्न मनाए गए। तो जिस दिन हमजा शहबाज ने हल्फ उठाया था, उस दिन रात को जो लिबर्टी में, आप तो लाहौर में हैं शायद, आपने देखा होगा कि वहां क्या जश्न का सीन था, कितनी दुनिया जो है वो यानी आप इस वक्त कह रहे हैं कि स्टे इन हुकूमत ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन इस तरह सड़कों के ऊपर मुतालबा करना और जलसों के अंदर मुतालबा करना इलेक्शन के लिए ये भी ठीक नहीं है। सेनेटर राणा साहब भी कह रहे थे पहले कि आप लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट बात तो करें। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि दहशतगर्दों से बात, डाकुओं से नहीं। तो ये जो तर्ज़े सियासत है ये भी ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, बात ये है कि हमने ये कहा है आप तारीख अनाउंस कर दें कि अभी हम अक्टूबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं, नवंबर में कराना चाहते हैं, दिसंबर में कराना चाहते हैं, फिर हम बैठ जाएंगे आपके साथ और फिर जो भी मामलात होंगे उसको तय किया जाएगा। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, आखिर आपने करना यही है। मैं आपको वैसे बताऊं क्योंकि आप समझते हैं कि इस पार्लियामेंट से आप
हमने 130-35 जो इस्तीफे दिए हुए हैं, आपने उसको मंजूर नहीं किया, 11 मंजूर कर लिया आपने, वो भी तगाया है, जबकि हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। डिप्टी स्पीकर जो था उसने हमारे एक्सेप्ट करके जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। आप दोबारा इलेक्शन करवा के देख ले वहां पे क्या सूरत हाल बनती है। तो इतने बड़े उस पर जाने के बजाय बेहतर ये है कि आप इस वक्त बाइज्जत तरीके से डिसॉल्व करें, केयर टेकर को लाएं और फिर इलेक्शन में चले जाए। उससे बेहतर ये है कि अगर ये पहले कर लेते ना, उस वक्त कर लेते। बक्कास आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त हमें चेंज किया था ना, अगर उस वक्त उससे एक हमने जब तोड़ा था तो उस वक्त कर लेते, इलेक्शन कर लेते, तो इनकी थोड़ी बहुत इज्जत रह भी जाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी परफॉर्मेंस सामने आती गई और उसके बाद जो आवाम ने किया, ये आवाम का रिएक्शन है, ये हमारी वजह से नहीं है। देखिए, ये कहते थे शाहिद खान अब्बासी को ले लें जो वजीर आजम रह चुका है, इसी तरह एहसन इकबाल को ले लें, मुफ्ती इस्माइल साहब 2 दफा के वजीर खजाना रह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ, जिसको मर्जी देख लें। हमारी हुकूमत को हटाने से एक दिन पहले और 2 दिन पहले का भी इंटरव्यू आप करें तो ये क्या कहते थे? ज़मीर हैदर साहब, ये वैसे 3.5 सालों के अंदर इमरान खान की सियासत, अगर 4 साल हो गए, यही रही है कि मैंने इन लोगों से मिलना नहीं। दुनिया की किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर से ना मिले, बिल के ऊपर ना मिले। कोरोना जैसे बहरान के अंदर जो साबिका ऑपोजिशन लीडर मौजूदा वजीर आजम आए और वजीर आजम उस वक्त का उठकर चले जाए, इस सारे सिनेरियो के अंदर वो कैसे बात होगी सर? ज़मीर हैदर साहब, हैदर साहब, आपकी इजाजत से मैं 2 बात कर लूं, फिर आप भले मेरा सारा टाइम ले लीजिएगा। देखिए, इसकी वजह, बुनियादी वजह ये बनी कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इमरान खान ने तकरीर खड़े होकर शुरू की, आपको पता है पहले दिन एक तकरीर नहीं करने दी, उसका 3.5 साल गुस्सा निकाला यार आप लोगों ने। मैं रुलाऊंगा। जब आपके आज कितना मजा है, आज अपने भाई बैठे हुए ना, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जी, राजा साहब, वो उनके भाई, अगला टिकट उन्होंने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना है। तो कैसी ऑपोजिशन है? हम जहां खड़े होते थे, आपने देखा कि कोई एक दिन प्राइम मिनिस्टर आया हो, किसी ने खामोशी से बात भी सुनी हो, वो पूरा घेर लेते थे, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, किताबें मारना। जब अभिनंदन को रिहा किया था तब सुना था। जी ज़मीर हैदर साहब, इसका नतीजा ये निकला कि अगर आप से सुनते, हम भी खामोशी से सबको तो कई पूरी तकरीरें हम सुनते थे। तकरीरें नहीं सुनते थे, इसलिए आप नहीं मिलते थे। पॉइंट आ गया। ज़मीर हैदर साहब, वकास देखें, पिछले 26 साल की इमरान खान साहब की जितनी एफर्ट है, जो बयानिया है, वो करप्शन के खिलाफ थी, और वो पिछले 3-3.5 साल वो इस चीज से पीछे नहीं हट सकते थे। हालांकि वो खुद मानते हैं कि वो इसमें बाकायदा इन तमाम चीजों को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने में नाकाम रहे। उसमें ज्यादातर कसूर उनका नहीं था, वो आजाद अदलिया थी, अदलिया के फैसले होते थे, वही बेलें देती रही, वही परमिशन देती रही कि जी मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने दें, या जो भी हुआ वो अदालती मामला थे। तो एक उनका नैरेटिव था और उसी पे वो चल रहे थे कि जनाब, अगर आपको याद हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है वो मुशावरत से हुई थी ना, ऐसे ही, और बड़े पसंद थे। शेख रशीद साहब ने उनको सेंड किया था, ये सेक्रेटरी रेलवे थे। शेख रशीद साहब ने कहा बहुत बेहतरीन आदमी है, और जब उन्होंने खिलाफ फैसले देना शुरू किया, इमरान खान खिलाफ हो गए। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब थे ना, तो वहां पे एक मुशावरती अमल हुआ, नाम आए गए, और उसके बाद वो एक नाम फाइनल हो गया। तो अब बात यह है कि कहां पे आप बात कर सकते हैं, कहां पर आप नहीं कर सकते। जरूरी नहीं होता है कि इमरान खान साहब खुद जाकर टेबल पे बैठें, और सियासत में हमेशा जो है दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अभी भी अगर ये जो कहते हैं, फवाद चौधरी ने भी कहा है कि अगर आप इस बात पे आते हैं कि जी हम इंतखाबात का ऐलान करते हैं, अगर आप इस बात पर आते हैं कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दीलियां करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके साथ आकर बैठ के बात कर लेंगे। यहाँ तक कि उनके मुंह से निकल गया था कि हम पार्लियामेंट में भी आके, लेकिन फिर उन्होंने वापस इस बात को ले लिया। उन्होंने कहा हम आके बैठ जाएंगे। नहीं, उन्होंने तो कोशिश की थी कि 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत बैठी हुई है, इसको गिरा देंगे, लेकिन अगले दिन उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो देख लेना, तो ये मामला जो है, अगर अभी भी वो कहते हैं कि जी हम बात करने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रूम। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इमरान खान साहब उस टेबल पर जाकर बैठे हो। बहुत ठीक है, यानी इमरान खान अपने नुमाइंदा भी भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब, आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर राना मकबूल साहब, आपका भी बहुत। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।